1.9 डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट का वैल्यू कम हो जाना, ठीक है। तो सीखने आए हैं ना। इसमें दो मेथड पढ़ना है अपने को। एक पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, और दूसरा मेथड है ये रिटर्न डाउन भूकंप वगैरह तो नहीं आएगा? भाग जाना, बहुत ज़्यादा चिड़िया हल्ला कर रहा है, कुछ हुआ तो भाग जाना नीचे। आंख लाल क्यों है? आंख सो क्या है? बीमार है? कुछ और रीजन है क्या? है बिना चश्मा में, चश्मा चढ़ गया? चढ़ेगा अब। आंख लाल हो रहा है तुम्हारा, प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब तुमको पता नहीं चल रहा है। क्या हो गया? क्यों हंस रहा है? तुम्हारा ऊपर हंस रहा है वो साइड वाला। हाँ, दो मेथड इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, परमानेंट डिक्रीज। हाँ, परमानेंट। तो अब सीखते हैं। एक कोई मशीन है, ये मशीन है, ये इसका एग्जॉस्टर है, पंखा हवा बाहर फेंकेगा। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे इसका तार है, ठीक है। जनवरी मंथ में इसका कीमत था 5000, ठीक है। जून में इसका कीमत हो गया 3000। फिर से दिसंबर में इसका कीमत हो गया 6000। मशीन सेम है। जनवरी से जून कितना डिक्रीज हुआ वैल्यू में? 2000 ये डिक्रीज हुआ, और जून से दिसंबर में 3000 इंक्रीज हुआ। तो जनवरी से जून तक में इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा? जनवरी से जून तक में कितना डेप्रिसिएट हुआ वो? हाँ, 2000। फिर जून से लेके दिसंबर में अप हो गया वैल्यू, डेप्रिसिएशन लगा? नहीं लगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि डेप्रिसिएशन कितना हुआ टोटल एक साल में, कितना बोलोगे? हाँ, 5000? डेप्रिसिएशन 5000 लगा? हाँ, कितना लगा डेप्रिसिएशन? चिल्लाओ ना, ऑनलाइन वाला बोलो ना। हाँ, 2000 कितना? हाथ उठाओ। अब 2000, और कौन है 2000? 2000 2000 2000 2000 टू टू, आप लोग टू टू, और आप लोग टू, आप लोग तीनों क्या है? सस्पेंस। एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अरे हीरो लोग, हीरोइन लोग, परमानेंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है क्या? तो डेप्रिसिएशन हुआ क्या? इसका मार्केट वैल्यू कम हुआ है, तो ये डेप्रिसिएशन हुआ। हाँ, इसका मार्केट वैल्यू कम हुआ है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। मैं क्या बोला? परमानेंट
जब लास्ट में मैं डेप्रिसिएशन का बात कर रहा था ड्यू टू वेयर एंड टेयर, लास्ट में बोला परमानेंट परमानेंट परमानेंट, 3 बार परमानेंट बोला था, तो आप लोग बस सुना, सिर्फ सुना, दिमाग में नहीं डाला। डेप्रिसिएशन परमानेंट डिक्रीज है, ये तो इसका मार्केट वैल्यू अप डाउन हो रहा है। आइसक्रीम आप लोग ठंडा में खरीद, अगर आइसक्रीम एक मशीन होता, आइसक्रीम एक मशीन होता तो जून जुलाई में आपको 20 रुपीज़ बोलेगा, आप लोग दौड़ के खरीद लेगा। वही दिसंबर मंथ में वो 10 रुपीज़ भी बोलेगा तो आपको मन करेगा क्या खाने का? नहीं करेगा ना। तो क्या उसमें डेप्रिसिएशन, अगर वो मशीन होता क्या वो डेप्रिसिएशन हो गया? डेप्रिसिएट हुआ? नहीं हुआ, उसका वैल्यू कम गया है, बस मार्केट वैल्यू। फिर उसका सीजन आएगा उठ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या? परमानेंट डिक्रीज होना जरूरी है। अगर परमानेंट डिक्रीज नहीं हुआ तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है, दूसरा कोई रीजन से वो कम हुआ है। बुझा? बुझा? आगे बढ़े। दिल डूबा, दिल डूबा, नीली आंखों में ये दिल डूबा। हाँ चलो, डेप्रिसिएशन का क्या बोल रहा है? वही बोला, ड्यू टू वेयर एंड टेयर परमानेंट डिक्रीज, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन का मीनिंग है एक, क्या मीनिंग है? ये लेटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। आप लोग का बुक का 3rd पैराग्राफ में देखो, पहला ही लाइन ही लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेप्रिटम, ठीक है। अब इस पे डी का मतलब क्या है ये लिख लेना। हाँ, और प्रीतम भाई का मतलब क्या है? प्राइस, यही ना। ये कहाँ से लिया है? लैटिन वर्ड। ये भले डेप्रिसिएशन हम लोग सुन रहे हैं तो हम लोग को नया लग रहा है, लेकिन लैटिन वर्ड दिया हुआ है, इसका मीनिंग भी है। डी का मतलब प्राइस, पैसा, और अपना प्रीतम भाई का मतलब पैसा कम हो जाना, डिक्लाइन, ठीक है। डी का मतलब डिक्लाइन हो जाना, और किसका? प्राइस का। परमानेंट लिख लो, परमानेंट, मिस्टेक मत कर देना। परमानेंट डिक्लाइन होना जरूरी है। आज बढ़ रहा है, कल घट रहा है, फिर परसों बढ़ रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो उसका मार्केट वैल्यू अप डाउन हो रहा है। ग्रेजुअली एंड परमानेंट डिक्लाइन। दूसरा वर्ड था ना एमोर्टाइजेशन, कल हल्का डिस्कस किया था इसके ऊपर। एसेट के ऊपर लग रहा था तो डेप्रिसिएशन। एमोर्टाइजेशन किसको बोला जाता है? अगर इनटेंजिबल एसेट के ऊपर लगा, अगर इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू कम गया, परमानेंट। हाँ, इनटेंजिबल। दूसरा क्या था? ऑब्सोलेंस। ये किस पे लगेगा? टाइम के ऊपर। टाइम के ऊपर मतलब एसेट के ऊपर लगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण लेट हो गया, आउटडेटेड हो गया, तब। हाँ, मेन फोकस किस पे कर रही है?
टाइमिंग पे। जो डेप्रिशिएट नहीं हुआ, वैल्यू कमा नहीं, गाड़ी घर पे बैठा हुआ है, लेकिन समय बीतने के कारण, टाइम पार होने के कारण उसका वैल्यू कम हो गया, यूज होने के कारण नहीं, टाइम पार होने के कारण, तो उसको हम लोग ऑब्सोलेंस बोलेंगे। ठीक है। तीसरा है डिप्लेशन। डिप्रेशन नहीं, हाँ डिप्लेशन। ये किस पे लगेगा? नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर, जो एसेट यूज करेंगे अपने नेचुरल रिसोर्सेस में। ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा सोल्व करने के लिए भी। आप लोग का सिलेबस में बस दो ही है, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन। ठीक है, बस ये समझना है, समझ के रख लो। कभी कभार एमसीक्यू में डाल देगा इन लोग को भी एज ए ऑप्शन, तो बोलना मत मेरे को ये नाम पसंद आया तो इसी को टिक करूंगा, मत कर देना, हाँ गड़बड़ हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? हो गया, आगे बढ़े, बढ़ सकता है। चलो, ऑडियंस का डिमांड। हाँ सुनो ना, डेप्रिसिएशन को गाइड कौन करता है? मतलब रूल कुछ तो बनाया होगा ना, कब लगेगा, कितना लगेगा, कौन सा होगा, कैसे होगा, फलाना ढिमकाना, मतलब उसका जीवन कौन करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। अब मेरे को एक मिला आप लोग का बुक्स में है, तो मेरे को डाउट है कि कहीं उससे भी क्वेश्चन ना डाल दे, तो इसीलिए मैं ये लिखवा दे रहा हूँ थोड़ा सा, 2 लाइन का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है। सचिन का जर्सी नंबर, श्री सचिन का, सचिन जी। प्रॉपर्टी इसका नाम है, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके ऊपर आप लोग को पढ़ने मिलेगा इंटर में, पूरा एक चैप्टर ही मिल जाएगा इसके ऊपर। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे आप लोग को पढ़ने मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसके ऊपर ही एक मिलेगा, और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है सोल्व करने के लिए। डेप्रिसिएशन बताओ, वैल्यू बताओ, एसेट का फलाना ढिमकाना, कुछ भी क्वेश्चन जब आप लोग इंटर में जाओगे तो सीख लेना उस टाइम। अभी बस ये नाम सुन के रखो कि डेप्रिसिएशन को कौन गाइड कर रहे हैं? S10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसका नाम है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये क्या बोला है? Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life। मेरे को डाउट है कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए, डाउट है, श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, और जो क्वेश्चन कभी पूछा नहीं होता उसका चांसेस पता नहीं ज़्यादा लगता है मेरे को। Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life।
आगे बढ़े। सर एक बार पढ़ दीजिए ना। Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो पेज नंबर 105 में 4th नंबर पैराग्राफ वही लिखा हुआ है टोटली। ओके सर। आगे बढ़े, बढ़ सकते हैं। पहला जो सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। नाम लिख लेना हाँ, मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन, इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिर ओरिजिनल। ठीक है। ये उंगली है, ये उंगली से पॉइंट कर रहे हैं। 3-4 को नाम है। आगे बढ़े। हाँ सुनो, स्ट्रेट लाइन और एक होता है रिटर्न डाउन। अपने को दो ही पढ़ना है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? इसमें हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है। मान लो आज डेप्रिसिएशन मेरा लगा 10,000 2019, 2020, 21, 22, 23, 24। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब कि सेम रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, एक ही डेप्रिसिएशन रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर में लगेगा। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है हम लोग तो इसके बाद सीखेंगे, लेकिन इसका मीनिंग समझ रहे हैं। हाँ, अगर एक साल 10,000 लगा ना, नेक्स्ट ईयर भी 10,000 ही होगा। और ये भी सेम सेम से आज के साल, मतलब अगर ये साल ख़त्म हो जाता है इसमें भी 10,000 सेम है। चेंज हुआ कहीं पे? चेंज हुआ, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। ये हम लोग का दिल का जैसा ऐसा धड़क नहीं रहा है, जा रहा है क्या ऐसे? कभी अप कभी डाउन। इस साल अप हो गया, अगला साल डाउन हो गया, फिर अप हो गया, फिर डाउन हो गया। ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ, सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देखें तो फिक्स इंस्टॉलमेंट भी जा रहा है ना, 10,000 10,000 10,000 10,000। और दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट भी बोला। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब अगर मान लो कि एक एसेट मेरा 1 लाख में मैंने खरीदा है, तो इसका कॉस्टिंग कितना हुआ? ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख। अब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, वो साल बाय साल चलते रहेगा, इसके ऊपर लगेगा हर साल। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 1 लाख के ऊपर ही लगेगा। 2019 में भी 1 लाख के ऊपर लगा, 2020 में भी 1 लाख के ऊपर लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, 21 में भी वही लगेगा, 22, 23, 24 चलते रहेगा।
तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 1 लाख। हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किसके ऊपर करेंगे? 1 लाख। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इससे रिलेटेड थ्योरी है कुछ, कर लेते हैं। देखो डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है, उसका कॉज बता रहा है। का भाई जमाइले होता रे हैं, बोर हो गेलू तो का भाई, रात के कहाँ गए रहे? हाँ, रीजन पढ़ते हैं ना, वेयर एंड टियर यूज करने के कारण। ठीक है, यूज करने के कारण डेप्रिसिएशन लगता है। आगे का लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेयर एंड टियर इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या बोल रहा है? फिजिकल डिटेरियोरेशन। फिजिकल डिटेरियोरेशन इसका मतलब क्या होता है? खराब हो गया, बर्बाद, सवाभंग, उसीलिए डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, तीसरा, ये तो बड़ा जबरदस्त वर्ड बोला, एग्जॉशन। वेस्टिंग एसेट lose value when they get exhausted due to resource being extracted out of such asset। वो जो नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग बोले थे ना, निकालते जाएगा तो वैल्यू कम होते जाएगा, और जो एसेट वहाँ पे यूज़ करेगा उसका भी वैल्यू कम होते जाएगा। वही बात बोल रहा है सिंपल भाषा में। ठीक है, ये रीज़न है डेप्रिसिएशन लगने का। 3 रीज़न मिला ना, ये इंटरनल है, सारा का सारा अंदरूनी, मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है। लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे उसके बाद भी डेप्रिसिएशन लग सकता है। डेप्रिसिएशन लग सकता है, क्यों लगेगा? फ्लक्शन या पैसेज ऑफ टाइम, टाइम पार हो गया। जो हम लोग पढ़े थे ना, ये क्या था? ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस है ना, समय के कारण खत्म हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, पहला वही है। दूसरा, एक्सपायरी ऑफ लीगल लाइफ ऑफ एन एसेट। मान लो मैंने एक लाइसेंस बनाया है, लाइसेंस बनाया है, ज्ञानी स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट, मतलब कोई भी मूर्ख स्टूडेंट अंदर आएगा जिसका पास नॉलेज कम है, एक दरवाजे से अंदर जाएगा, 1 साल के बाद मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, वो दूसरा दरवाजे से निकलेगा, वो टैलेंटेड हो जाएगा। ठीक है, ये रूम में है वो ताकत, मान लो। तो मैंने ये रूम एग्रीमेंट कर लिया, लाइसेंस बना लिया रूम का, मेरे नाम पे बुक कर लिया 1 साल के लिए। ठीक है, 10 मंथ गुजर गया, अब कितना बचा? 2 मंथ्स। मैं रूम बेचना चाहता हूँ किसी को। अगर आज स्टार्टिंग में मैंने 1 लाख दे के खरीदा ये रूम, 10 मंथ्स के बाद अगर मैं किसी को दूँ तो कितना में खरीदेगा? 10, 20, वही बोलेगा ना भाव, नाप तोल के। क्यों? क्योंकि 2 महीने के बाद तो टैलेंटेड स्टूडेंट निकलेगा ही नहीं यहाँ से। तो टाइम, लीगल टाइम पार हो रहा है ना। जैसे मान लो हम लोग का लाइसेंस होता है, ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट सब, तो मेरा एक टाइम के लिए होगा ना, फिर रिन्यू करना पड़ेगा ना। अगर मैं एंड वाला टाइम पे दूँ तो सब उसका वैल्यू कम देगा ना मेरे को, क्योंकि नेक्स्ट रिन्यूअल तो उसी को करना है, पैसा तो उसी के लगेगा। लेकिन अभी जो मेरा वाला वैल्यू है वो तो उसको कुछ ही टाइम के लिए मिलेगा। तो आप क्या, जो उसका ओरिजिनल कीमत है वो देगा या अभी का कीमत देगा? मेरे को 1 लाख दे देगा क्या इस रूम का? नहीं देगा ना, कम दे देगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका लीगल टाइम खत्म होते जा रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। टाइम खत्म हो रहा है तो फिर फायदा भी तो उसको कम होगा, तो पैसा भी तो कम देगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, हाँ, ये बाहरी फैक्टर है, यूज के कारण नहीं, दूसरा रीजन से हो रहा है ये। ऑब्सोलेंस, बड़े ऑब्सोलेंस, टाइम पार हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। और अबनॉर्मल रीजन, अबनॉर्मल रीजन क्या होता है? अबनॉर्मल रीजन ये होता है, अचानक से मान लो कि वो वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आने के कारण उसके ऊपर कुछ गिर गया और वो मशीन टूट गया, वैल्यू कम। अब मेरे ना चाहते हुए भी अगर वो एसेट 10 लाख का है, मुझे उसका वैल्यू कम करना पड़ेगा। मैं अपना इच्छा से करूँगा या कोई
ज़बरदस्त आदमी को बुला के चेक करवाऊंगा कि इसका वैल्यू कितना मिलेगा। अब ज़बरदस्त आदमी कौन हो सकता है? कोई तो होगा आके चेक करेगा, कोई तो होगा उस फील्ड में। सीए लोग कर देता है, कर देता है ना सीए। आपका वैल्यू कितना है? कंपनी का इतना है। कैसे बता दिया? एसेट का वैल्यू इतना बचा हुआ है आपका, एसेट इतना साल यूज़ हो चुका है, तो अब इसको इतना नहीं मिलेगा, इतना ही पैसा मिलेगा, वो बता देगा। ठीक है, इंटरनल फैक्टर भी हो गई, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो गया। ठीक है, कीवर्ड याद करना है बस। इंटरनल फैक्टर में क्या है? वेयर एंड टियर, फिजिकल और एग्जॉशन। ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है? पैसेज ऑफ टाइम या इफ्लक्शन, एक्सपायरी ऑफ लीगल टाइम, ऑब्सोलेंस और अबनॉर्मल रीजन। ये तीनों को अलग अलग लिख लो अभी। इंटरनल फैक्टर बस कीवर्ड लिखो, एक्सटर्नल फैक्टर बस कीवर्ड लिखो अभी 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 अभी। बस कीवर्ड लिखना, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। हो गई। आगे बढ़े, जय माता दी बोल के। अपने क्या पढ़े थे? स्ट्रेट लाइन मेथड, यही पढ़े ना? इसमें मैंने क्या बोला? सेम अमाउंट रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर बार 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 डेप्रिसिएशन लगेगा, लगेगा। अब एक वर्ड सीखना है मेरे को, आता ही है आप लोग को, लेकिन बताना है मेरे को। स्क्रैप वैल्यू। स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया था, स्क्रैप वैल्यू को बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था मैंने बोला था कोई भी एसेट का कॉस्ट हम लोग कैसे पता करते हैं, तो गाड़ी का भाड़ा वगैरह हम लोग इंस्टॉलेशन सारा जोड़ रहे थे ना उस पर, तो वो चीज़ तो आता है ना। कोई भी एसेट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे? जब खरीद के लेके आ रहे थे, परचेज किया 1 लाख में, फिर उसको फिट करने के लिए अगर आदमी लगाया 5000 दिया, तो वो 5000 भी ऐड कर रहे थे, उसका कॉस्ट हो जा रहा था ना। ये चीज़ तो आता है। तो मैं स्क्रैप वैल्यू के ऊपर डिस्कस करता हूँ। ट्रक था ना, ट्रक, क्या गाड़ी बनाना है बोलो? हाँ, यही बनाओ। ये एडवांस है, ये ट्रक ना एडवांस ट्रक है, पता है? ये आगे से भी चलता है, पीछे से भी चलता है।
हैं? बेक करने का जरूरत नहीं है, बस ये जो अंदर में सीट है ना, ये बड़ा है, देखो ये सीट है ना, ये टर्न हो जाता है, घूर जाता है, और यहाँ पे खिड़की है, ये खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। आप जैसे सीट टर्न करेगा, खिड़की भी ऑटोमेटिकली खुलेगा, खुलेगा। उसके बाद आप गाड़ी चलाओ। बेक बेक गियर लगाने का जरूरत ही नहीं है, खींच के। एडवांस लेवल का हो गया ना, ठीक है। अब ये धुआं नहीं फेंकता, पोल्यूशन नहीं करता, नो पोल्यूशन, नो पोल्यूशन। पेट्रोल भी नहीं खाता है, नो पेट्रोल, ठीक है। और लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। और मल्टी हैंडेड, इसका स्टीयरिंग लेफ्ट में भी लेके जा सकते हो, राइट में भी लेके जा सकते हो, लेफ्ट हैंड वाला भी चला सकता है, राइट हैंड वाला भी चला सकता है। इतना एडवांस गाड़ी मिलेगा, ठीक है। अगर इलोन मस्क आके मेरा पता पूछे ना, प्लीज़ बताना मत, अभी टाइम नहीं है अपने पास। हाँ, प्राइस ज़्यादा नहीं है, ओनली 10 lakhs। ट्रक है ना ये, भाड़ा मारेगा ना। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे कूड़ी भी मिलेगा, ये चलाएगा तो दूसरा गाड़ी कहाँ रखेगा बोलो। सनी देओल के टाइम पे अगर ये होता तो यही चलाते हो, ठीक है। सनी देओल, उनका भाई का नाम बॉबी देओल। गाड़ी मिल गया, खरीदा। कितना फीचर है देखो, पेट्रोल नहीं लगेगा, पोल्यूशन नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, मल्टी हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड भी चला सकता है, राइट हैंड भी चला सकता है, बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड रनर, दोनों साइड दौड़ेगा ये, दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ठीक है। बनाया मैंने, मैं पढ़ा क्या रहा था, मैं पढ़ाना भूल गया। स्ट्रेट लाइन, हाँ। 10 lakhs रुपीज़, हाँ, ओनली, ओनली 10 lakhs। अब ये गाड़ी लाने के लिए फिट करना पड़ता है, हाँ। कितना बेच सकता है? अरे बाद में बेचना, अभी नहीं, बाद में हम लोग बाहर मिलेगा। ये गाड़ी को फिट करने के लिए मैंने दिया 5000, ठीक है। ये एडिशनल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट, ये इसमें ऐड हो जाएगा। गाड़ी का प्राइस कितना हो गया? 10,05,000। मैंने इसको 5 साल यूज़ किया, ओनली 5 years। 5 years यूज़ किया, ये गाड़ी ख़त्म, ये गाड़ी ख़त्म, अब इसका काम ख़त्म। इसका लाइफ टाइम ही 5 साल था, ठीक है। अब ये गाड़ी का वैल्यू कितना रहा? 5 साल चला लिया, 5th नंबर ईयर्स में कंप्लीट होने के बाद ये गाड़ी का प्राइस कितना मिलेगा मेरे को बुक में? मेरा बुक में 0 हो जाएगा, हाँ। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5th साल, 5th ईयर कंप्लीट होने के बाद इसका वैल्यू क्या रहेगा मेरे पास? तो मैं निकालूंगा डेप्रिसिएशन। और एक बात पूछता हूँ, सिंपल, आप लोग का निजी लाइफ वाला क्वेश्चन, हाँ। साइकिल, बाइक तो खरीद, साइकिल तो खरीदा ही होगा, साइकिल सबके पास था, बचपन में था, अभी भी है। शाबाश। नो पोल्यूशन, नो मेंटेनेंस, नो पेट्रोल, ऊपर से हेल्थ भी अच्छा रहता है, बिंदास। अभी चलाता है क्या? क्या गाना गा के? गाना गाता है साइकिल चलाते समय कभी? क्या गाना गाता है? अब मैं निकला गड्डी लेके तो नहीं बोल सकता है, तो पैदल मारी मारी, है। अपना अपना पसंद है ना। मैं कुछ और गाना गाता हूँ जो यहाँ पे नहीं सुना सकता। कभी मेरे साथ साइकिल राइड करोगे तो मैं सुना दूंगा, ठीक है। सुनो ना, कुछ भी हो जाए, टूट भी जाए, फूट भी जाए, 0 वैल्यू हो जाए, ये लोहा, टीना, प्लास्टिक को बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। तू कुछ पैसा देगा मेरे को, कुछ तो देगा, वो तो वेट करेगा, ये नहीं देखेगा मशीन अच्छा है या नहीं है। तो वो जो पैसा देगा ना मेरे को, उसको बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। कुछ भी कीमत मिल जाए मेरे को, मान लो मेरे को इसमें मिल जा रहा है 5000 एट द एंड,
जो मेरा बुक्स पे 10,05,000 था वैल्यू, अब वो बन गया 5 लैक्स 5th ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो मैं पूछ दिया कि डेप्रिसिएशन कितना लगा आपको, हर साल डेप्रिसिएशन। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला? डेप्रिसिएशन पर एनम, हाँ। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस क्या था, फिक्स कॉस्ट, अदर कैपिटल कॉस्ट। माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय number of years of life of asset। या फिर लाइफ ऑफ एसेट भी लिख सकते हो, ठीक है, नंबर भी लिख सकते हो या फिर लाइफ ऑफ एसेट भी लिख सकते हो, अपना मर्जी समझने के लिए। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ पर ईयर, कैलकुलेट करो ये फॉर्मूला में डाल के। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस अदर कैपिटल कॉस्ट क्या था 5,000, स्क्रैप वैल्यू मैंने माइनस कर दिया, इसका ईयर कितना था, ये जिंदा कितना साल रहेगा। कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर, मोबाइल नहीं, कैलकुलेटर। अदर कैपिटल कॉस्ट, जैसे ये जुड़ाना मेरा 5,000, हाँ, स्टेपलर, स्क्रैप वैल्यू ये रहा, वो जो लास्ट में बेचेगा हम लोग, टूटा फूटा कुछ भी हुआ, कुछ तो प्राइस मिलेगा, उसी को बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। तो मेरे को मिला कितना 5,000, कैलकुलेटर निकालो, हाँ 5 साल है, 10,05,000। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस कैपिटल कॉस्ट अदर कैपिटल कॉस्ट, जैसे वो जुड़ रहा था ना उस पर, फिर माइनस स्क्रैप वैल्यू, कितना मिल रहा है मेरे को 5,000 स्क्रैप वैल्यू, और उसका ईयर कितना, नंबर ऑफ लाइफ कितना उसका 5 साल, डिवाइड कर दो, स्ट्रेट लाइन मिल गया, हर साल वही डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, कैलकुलेटर निकालो, है कि नहीं, हाँ। ओ मैं निकला गड्डी लेके ओ रस्ते पे ओ सड़क पे, एक मोड़ आया मैं उथे दिल छोड़या, एक मोड़ आया। क्या कैलकुलेटर लिया है, चेंज कर दूं, थोड़ा बड़ा छोटा नहीं बड़ा लो, इंटर में ज़रूरत पड़ेगा ना तो फिर नया खरीदेगा। ऐसे जब मारता है ना, एक उंगली दूसरा कीज को हो सके तो टच ना करे, इसमें तो टच कर जाएगा स्पीड में मारेगा तो। क्वेश्चन दे बिंदास, सोल्व कर देगा, नहीं किया तो घर पे जाके आईना देखना, उसके बाद बोला शाबाश। क्वेश्चन ध्यान से, एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का आएगा, वो डायग्राम बना के, मतलब सॉरी फॉर्मेट बना के उसमें अमाउंट डाल के कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है मशीन का, इक्वल टू 1 लाख, लाइफ ऑफ एसेट फाइव ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू 2,000, इफ depreciation as per
SLM method, SLM, huh? In fourth year is rupees 19,600. Then, what is the rate of depreciation? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहे क्वेश्चन? उस मोड़ पे वो मुंडे यार मिली, मैं यमला पगला। सॉल्व करो, देखते हैं कितना है। इफ डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड जो हम लोग सीखे इस इन फोर्थ ईयर, फोर्थ नंबर ईयर में 19,600 है, तो इसका रेट कितना था कि 19,600 आया? डेप्रिसिएशन का रेट ओ मैडम, कैलकुलेटर चेंज कर लेना, थोड़ा इतना साइज का ले लेना, दिक्कत होगा नहीं तो बाद में। नहीं करेगा हम, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना, थोड़ा सा निकल जाएगा आंसर। कहीं 20% कहाँ से आया? हम्म, उससे शायद नहीं, निकाल के दिखाऊं? शायद वाला नहीं था, मेरे को क्या पता कितना परसेंट है। हाँ, नहीं, तुक्का नहीं मारने का, आंसर निकाल के दिखाने का। निकाल के दिखाओ। टू परसेंट 2% निकालो तो 1 लाख के ऊपर में 2% 4 साल, तो 19,600 आएगा तो करेक्ट है, नहीं होगा तो तब गलत है। क्या है? अब गलत है। आ जाएगा, लेकिन आप उसमें भी मिस्टेक कर रहे हैं। आपका फॉर्मूला सही है,
लेकिन आपसे कहीं मिस्टेक हो रहा है। फॉर्मूला सही है, कहीं एक मिस्टेक है बस, अगर वो सुधार देगा तो आंसर निकल जाएगा। ऑनलाइन वाला बच्चा आंसर कितना है राधिका? आंसर बताओ। 200 आ रहा है सर। हाँ, राधिका आंसर आया कुछ? रिंटू, ससिता, मंजिता, निरसा, 2%। 2%, ठीक है, 4 साल 2% निकालो, 19,600 अगर आता है तो आंसर करेक्ट है। क्योंकि फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है? 19,600, तो आपका परसेंटेज के मुताबिक 19,600 आना चाहिए फोर्थ ईयर में। अगर पहला साल 19,600 आ रहा है मतलब हाँ? स्क्रैप वैल्यू जो हम लोग बेचेंगे बाद में, मेरा एसेट का काम खत्म तमाम, अब मैं उसको बेच दूंगा ना तो भी मेरे को उतना पैसा मिलेगा, भले वो यूजेबल ना हो फिर भी मेरे को 2,000 मिलेगा। ये छोटा वाला कैलकुलेटर मत लेना, थोड़ा बड़ा। हाँ, वो सा देखो उन लोग के पास है ना। ऑनलाइन वाला कहाँ भागा? हाँ। 4 साल के लिए तो ये 19,600 निकलेगा। हम्म। हम्म। पर मैं तो 5 साल का भी लगा के देखा तो यही निकल। हाँ, निकलना तो वही चाहिए, तो रेट पूछ रहा हूँ ना मैं तो, आंसर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ रहा हूँ। ऐसा कौन सा डेप्रिसिएशन का रेट लगा है जो 19,600 आ रहा है? नहीं समझा? मतलब रेट निकालना समझा, कैसे निकालना। हाँ, वो कैसे निकालना हो? कहाँ गया? हाँ, नहीं निकाला, ये इधर से नहीं निकलेगा, ये दिमाग, अदर कुछ तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, क्वेश्चन में अदर कुछ है ही नहीं, तो फिर अदर कुछ का झमेला ख़त्म। आपके पास डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट ऑलरेडी है, डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट ऑलरेडी है, फॉर्मूला क्यों लगा रहा है? अब गलती तो वही कर रहा है। 2,000 स्क्रैप वैल्यू है तो आप 2,000 को लेके क्यों सॉल्व किए? ये ठीक था, ये ठीक था, लेकिन ये मिस्टेक है आपका। हर साल डेप्रिसिएशन का रेट तो सेम होगा ना, हर साल। तो फोर्थ ईयर में 19,600 बोल रहा है, मतलब कि पहला साल में भी तो 19,600 ही है डेप्रिसिएशन। आप एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन सोच रहा है उसको। डेप्रिसिएशन कितना है? मैंने बोला कि फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन 19,600 है, और स्ट्रेट लाइन में हर साल तो सेम रहता है, मतलब कि पहला साल भी डेप्रिसिएशन सेम है, तो 19 डेप्रिसिएशन हो गया 19,600, ये हर साल आने वाला है। लाइफ है कितना? 5 साल। 5 से इसको मैं इंटू कर दूंगा, अगर समझा, ये सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। 5 से इंटू कर दूंगा ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा 98,000, जो कि अपना 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,000, 5 साल में पूरा जगह पे आ गया। तो कुछ नहीं करना था, 19,600 को 98,000 से डिवाइड कर देना था, आपका आंसर आ जाएगा 20%। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन गिर गया तो वहाँ फॉर्मेट वगैरह कुछ बनाने के लिए नहीं आएगा। आप क्या कर रहे थे? आप 1 लाख से डिवाइड कर रहे थे,
तो लेकिन 1 लाख तो 98,000 हो गया ना उसका वैल्यू, तो क्योंकि 2,000 तो मेरे को मिल रहा है अलग से। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? मेरा एसेट का कॉस्ट कितना था? 1 लाख, जिसमें से 2,000 मेरे को एज ए स्क्रैप वैल्यू मिल रहा था। तो मेरा एसेट कितना का हो जाएगा? 98,000। अब 5 साल ही चलेगा वो, तो 5 साल चलेगा तो 98 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो 19,600 आ रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि रेट क्या लग गया? हम लोग तो रेट निकाला नहीं था, हम लोग बस ईयर से डिवाइड कर रहा था। तो रेट निकालने के क्या करना पड़ेगा? जो आंसर आया ना मेरा 19,600, उसको उसका कॉस्ट से डिवाइड करके इंटू 100% कर दोगे ना, तो रेट निकल जाएगा आपका। डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर दिए क्या से? कॉस्ट से। ठीक है, देख लो सिंपल तरीका। मेरा एसेट का कॉस्ट कितना हो गया? 98,000। 98,000 इंटू X% इक्वल टू 19,600 आएगा। ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन X। ठीक है, अगर मेरे को X निकालना है तो मैं 98,000 अभी इधर इंटू में है तो उधर मैं डिवाइड में लेके चला जाऊंगा। X इक्वल टू डिवाइड बाय 98,000, और ये तो परसेंट में है ना, इधर से परसेंट हटाना है तो मैं इधर इंटू 100 कर सकता हूँ। बस सिंपल, एक ही लाइन में आंसर खत्म हो जाना था। आप लोग कहाँ पे जाके फंसा पता है? वो फॉर्मूला में ढुका। आप लोग लेफ्ट हैंड यूज कर सकता था लेकिन राइट हैंड का चक्कर में लग गया। सिंपल रखना था क्वेश्चन। आप लोग का एग्जाम में ये आप लोग का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि फॉर्मेट तो देगा नहीं, इस तरीके से कुछ एक रेट पूछ देगा। क्या हो गया? समझ में नहीं आया? हाँ हाँ, माइनस स्क्रैप वैल्यू भी है। ओरिजिनल कोर्स आप लिया, ओके, लेकिन एट द एंड वैल्यू कितना में आएगा? 98,000 में आएगा। 2,000 तो आपको मिल रहा है ना, तो आप एसेट को कैसे बोल सकता है 1 लाख का 1 लाख ही आप रिटर्न मतलब राइटअप कर दिया? अब जितना उसका वैल्यू कमाएगा उतना ही तो यूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकता। तो 2,000 तो आप कोई भी हालत में नहीं ले सकता ना, उसको तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपको मिलेगा ही कोई भी हालत में। हाँ, तब तो डायरेक्ट 1 लाख, आप जो 19.6 बोल रहे थे ना वो आएगा, तब 19.6% आ जाएगा। क्योंकि वो 2,000 का ऊपर आप डिप्रिसिएशन कोई हालत में नहीं लगा सकते। कैसे लगाओगे? वो तो आपको मिलना ही है। तो आप किसके ऊपर लगा पा रहे हो? 98,000, तो सिर्फ 98,000 को ही पकड़ना है। समझे? आगे बढ़े या ना बढ़े? देखो 2,000 के ऊपर हम लोग कोई हालत में डिप्रिसिएशन लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो मेरे को मिलेगा ही। अगर आप लोग 1 लाख पकड़ लेते हो इसका वैल्यू, तब तो 2,000 भी तो 5 साल में घटेगा। अगर 5 साल में 2,000 घटा दिए तो आपको तो 2,000 मिल ही रहा है, तब तो गड़बड़ हो गया, आंसर गलत हो गया ना। तो जो पैसा मेरे को मिलेगा एट द एंड, उसके ऊपर मैं डिप्रिसिएशन कैसे लगा सकता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है उतना तो मिलना ही है। अगर मैं इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगाऊंगा तो वो पैसा कम जाएगा, कमेगा। इसलिए हम लोग स्क्रैप वैल्यू को हटा दिए। किससे? उसका ओरिजिनल कॉस्ट से। किसी को भी डाउट है तो बोल लो, हाँ पूछ लो। डाउट है क्या किसी को? हाँ, कैलकुलेटर दो ना।
6%। आगे बढ़े, सिर्फ इसका फीचर करेंगे अभी। हाँ, उसके बाद 5-10 मिनट का आप लोग का ब्रेक। फीचर सिर्फ थ्योरी है, देख लो। इसका फीचर क्या है स्ट्रेट लाइन का, अभी जो हमने किया, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। लेकिन अभी एक क्वेश्चन करने के बाद ये पता चला कि अगर लास्ट में मेरे को कोई पैसा मिलता है तो उसको हटा देना होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाऊंगा, एट देन मेरे को पैसा मिलना ही है। ठीक है। दूसरा, एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ इन एवरी अकाउंटिंग पीरियड। हाँ, ये तो देखा स्ट्रेट लाइन में 19,600 फोर्थ ईयर में बोल रहा था, और मैंने बोला कि नहीं पहला साल में भी वही होगा। अगर आप 20% करके निकालोगे 98,000 के ऊपर, पाँचों का पाँचों साल सेम अमाउंट मिलेगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है। थर्ड, रिटर्न डाउन वैल्यू that is depreciated value of a fixed asset gets reduced to either the scrap value or nil value। तो यहीं पे झमेला हो रहा था ना, नील पे आप लोग नील पे ले रहे थे, लेकिन आंसर निकालना था स्क्रैप पे। क्यों? स्क्रैप दिया हुआ था आप लोग के ऊपर। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन, इतना डेप्रिसिएशन लगेगा उसके ऊपर, या तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा या तो लोहा टीना प्लास्टिक वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है। चलो कुछ देर के लिए आप लोग ब्रेक ले लो, फिर हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू करते हैं। हेलो।
शुरू करें अंताक्षरी। हाँ, फीचर हो गया था रिटर्न डाउन का। अब अपन लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन हो गया ना, रिटर्न डाउन ही है। अरे कम से कम टोको मेरे को। जिसके पास भी छोटा छोटा कैलकुलेटर है वो कृपया करके बड़ा कर ले थोड़ा सा, ठीक है? दिक्कत आप लोग को ही होने वाला है, मेरे को नहीं। जब आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, उस टाइम आप लोग को बिना देखे करना पड़ेगा कुछ टाइम, समय बचाने के लिए। तो उस टाइम जिस जिस बटन पे चला जाएगा, अगर छोटा होगा 12 डिजिट वाला तो ले ही लो कम से कम। केसियो का लेना, केसियो का बार बार गिरेगा फिर भी अच्छा रहता है। वो ओवरपेट वाला गिरने से करने लग जाता है थोड़ा दिन बाद। शुरू करें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हाँ, ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है, डेप्रिसिएशन होता है। कैसा डेप्रिसिएशन? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा लेकिन बैलेंसिंग फिगर पे लगेगा। किस पे लगेगा? बैलेंसिंग फिगर। मतलब कि रिटर्न डाउन वैल्यू। कौन सा वैल्यू? रिटर्न डाउन वैल्यू ना, जो मेरा बुक्स में है, मेरा खाता में जो लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, उसके ऊपर लगेगा। हर साल कम होते जाएगा, ठीक है? बुक वैल्यू कैलकुलेशन करने का तरीका सेम। अब बताओ, पहला वाला में तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट बोल दिया था। अगर रिटर्न डाउन का क्वेश्चन पूछा ना, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा पूछने का चांसेस है, ठीक है? एक सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या? टाइम कंज्यूमिंग है। मान लो 1 लाख रुपीस है, ठीक है? ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट है। पूछा कि थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, बताओ। तो आपको कुछ नहीं, पहला साल निकालना है, माइनस करना है, फिर दूसरा साल निकालना है, माइनस करना है, इस साल में जो आएगा। अब मान लो अगर ये 20% है, तो पहला साल वैल्यू, सेकेंड ईयर वैल्यू कितना हो जाएगा? हाँ, 80,000। 80,000 के ऊपर फिर 20%, 60 है। 60 कौन वाला? रिटर्न डाउन चल रहा है, ओ स्ट्रेट लाइन चल रहा है क्या? अब 80,000 के ऊपर 20% मतलब कि 16,000, 54, 64। अब इसके ऊपर 20% निकालो, कितना हुआ? 64 के ऊपर 20%, 51,000, 51,200। अब इसके ऊपर 20% निकालेगा, जो आएगा वो हुआ डेप्रिसिएशन। सिंपली इसे निकाला जाता है, ठीक है? और कोई झोल झाल नहीं है। लेकिन अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोल दिया ना, रेट ऑफ, तो इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कुछ नहीं करने का, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। बस सिंपल रखने का। सॉरी, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के मुताबिक कितना होगा उसका डेप्रिसिएशन? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, इसका आगे वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था,
नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि फोर्थ ईयर में मेरा डेप्रिसिएशन 19,600 है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% मैंने बोल दिया, कितना था 19,600 किस में, फोर्थ ईयर में। तो मैं इसी को थर्ड ईयर कर लेता हूँ, हाँ थर्ड ईयर में। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरे को पता है 20%, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट निकालो ना। फर्स्ट ईयर में इसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू कुछ नहीं है, बैलेंस जो बचेगा मेरे हाथ में उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस कर दूंगा, बैलेंस शीट में डालूंगा। फिर अगला साल वो बुक वैल्यू के ऊपर फिर डेप्रिसिएशन निकालूंगा, फिर माइनस करूंगा, वो कमते कमते जाएगा। वो डायग्राम कैसे बनाएगा? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे जाएगा। एसेट का वैल्यू यहाँ है अभी, ठीक है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, नहीं आता है, सकेगा भी नहीं। कैलकुलेटर दो बड़ा वाला। देखो वैल्यू क्या था 19,600, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन है ना, ये 20% है क्या? 20% है ये, पता है 19,600 20%। किसका? थर्ड ईयर का बैलेंस का, फर्स्ट का नहीं। क्या समझा? नहीं समझा? फोर्थ ईयर। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। सुनो ना, 19,600 है डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर में, लेकिन मेरे को ये पता है कि वो स्ट्रेट लाइन का था, इसीलिए सीरियली जाते रहा। अगर वो 19,600 थर्ड ईयर का होता तो ये टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट है? 20%। कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर दो 20% से, आ गया ओरिजिनल कॉस्ट 98,000। लेकिन ये सेकेंड ईयर का वैल्यू होगा, हम लोग रिटर्न डाउन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं, रिटर्न डाउन कर रहे हैं। अब मैं सेकेंड ईयर के लिए निकालूंगा। सेकेंड ईयर 98,000 के ऊपर 20% निकला है ना, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी तो कुछ डेप्रिसिएशन निकला होगा, वो आपके पास होगा ना। तो जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट होगा, उसको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से डिवाइड कर दोगे तो उस साल का, उसी साल का कॉस्ट मिल जाएगा या बुक वैल्यू मिल जाएगा। तो आप बैक जाने सकोगे, बैक कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग का आएगा नहीं, ये कैलकुलेटर का ट्रिक है। कुछ नहीं करना, डिवाइड कर देना है परसेंटेज से, ऑटोमेटिकली ओरिजिनल कॉस्ट में चला जाएगा एक साल रिटर्न डाउन में। ये इजी किसके लिए होगा? स्ट्रेट लाइन के लिए। और आप लोग का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कितना था इसका? 2000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 98,000 इस इक्वल टू इतना आया। इसको रूट करूंगा, कहाँ गया रूट, कहाँ गया इसमें? 2 3 4 -1 100%। कैलकुलेटर ले लो, मतलब जिसके पास है, और जिसके पास नहीं वो सामने वाला को देखो कैलकुलेटर यूज करते हुए। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, मेरे को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने अगर बोल दिया, कॉस्ट कितना था? 1 लाख,
लाइफ कितना था 5 years, और स्क्रैप वैल्यू 2000, यही था ना। और मेरे को क्या पूछ रहा था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, रिटर्न डाउन का डेप्रिसिएशन निकालने का, रेट निकालने का, 1 माइनस रूट अंडर, ये एन है, स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट, हाँ, इंटू 100, यही है ना। सिंपली आपको पूछ दिया वो वाला क्वेश्चन में कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ, क्या करना है, फॉर्मूला पता है, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट रूट अंडर एन, एन मतलब टाइम, हाँ, लाइफ, इसका लाइफ कितना है 5 है ना। स्क्रैप वैल्यू कितना है 2000, 2000 है, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, 0.02 आया। अब रूट है ना 5 है ना, 5 बार ये रूट अंडर एक्स है ना, करो 1 2 3 4 5, 0.88 आया, कुछ आया ऐसा कुछ। टू 2000 है ना, सबसे पहले मेरे को अंदर वाला सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस में बाद में कर सकता हूँ, डिवाइड बाय, ये क्या कर दिया, 2000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना आया 0.02, 5 है ना एन का जगह, 1 2 3 4 5, अब -1 है ना, -1 कितना आ गया 0.1150 इंटू 100 है ना लास्ट में, 11.50% रिटर्न डाउन वैल्यू के मुताबिक। हाँ हाँ, क्या, एन लाइफ 5 years है ना, इंटू 11%, 3 4 5, 2000 डिवाइड बाय 1 लाख, 0.2 -1 1 इंटू 100 करे। स्क्रैप वैल्यू कितना है 2000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख। अगर 98 लेते हो, अगर स्क्रैप वैल्यू है, फॉर्मूला तो दूसरा है ना, 98 नहीं ले सकते, 100, ठीक है। डिवाइड करने के बाद कितना आया 0.02 एक बार, ठीक है। अब 1 किसी भी नंबर का अगर मैं उसका पावर 1 रखूँ, 1 नॉर्मली होता है ना, होता है 1, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इसमें से मैं 1 हटा दूँ, कितना रहेगा 4, 1, क्योंकि 1 अगर आपका पावर रखोगे तो 0.02 ही रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो मतलब मेरे को सेकेंड से देखना है, 2 3 4 5, मतलब रूट को चार बार यूज करूंगा मैं, क्या 0.7830 समथिंग वगैरह वगैरह आया 4 बार किया, क्यों, क्योंकि किसी का पावर मैं 1 रखूंगा तो 1 वो 1 ही रहेगा, सेम रहेगा पावर। अब ये -1 है ना, -1 है तो मैं -1 कर दूं तो 0.21690 कुछ आ रहा है। अब साइड में 100% है ना, मैं 100% कर दूं, सॉरी 100 इंटू 100, तो इसका रेट आ गया 21%। करो एक बार खुद करो तो 21% आ रहा है कि नहीं।
हाँ, ये सुनो, अब ये माइनस में है ना, इसको प्लस करना है ना, ये प्लस माइनस दिख रहा है ना, ये दबा देना बस। ये तो 0.02 है, पहला बार डिवाइड किया, ठीक है। अब पावर कितना 5 है ना रूट में, तो 1 होने से तो हमेशा सेम रहेगा, तो मेरे को कितना करना है और 4 करना है, तो 4 बार रूट अंडर करो 4। हाँ, अब क्या बचा -1, 1 माइनस था ना, लेकिन आपने सोल्व तो पहले स्क्रैप वाला को किया, तब -1 करो। लेकिन -1 नहीं होगा, माइनस में तो वो रहना चाहिए था, तो अब उसका साइन चेंज करो, प्लस माइनस साइन चेंज हो गया। अब इंटू 100 कर दो जो साइड में 21% आ गया। तो स्लाइड सा रिटर्न डाउन और स्ट्रेट लाइन में स्लाइड सा चेंजेस रहेगा परसेंटेज का, ठीक है, समझ में आया? क्या प्लस में होगा ना, आपने -1 किया था, लेकिन 1 तो प्लस में है, ये माइनस में होना चाहिए था, तो आप इसका साइन चेंज कर देना, उसका साइन चेंज कर देना। जैसे कि क्या हुआ, 2000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, क्या आया, ये आया। 4 बार रूट करना मेरे को, 1 2 3 4, और ये तो माइनस में था ना, तो इसका साइन चेंज कर दो, ये हो गया माइनस में, ये प्लस माइनस है ना, अब +1 कर दो, उसके बाद इंटू 100 कर दो, क्योंकि 1 जब पहला 1 होगा ना, वो तो सेम रखेगा ना पावर, सेकेंड से चेंज होगा वो। यूट्यूब में बहुत सारा है, क्यों टेंशन ले रहा है? कोशिश करूंगा अगर हुआ तो। चलो रे चलो डोली पिया, मिलन की रुट आई। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? अब 98,000 रख के देखो तो आंसर 20% आ जाएगा आप लोग का। 98,000 जहाँ पे हम लोग 1 लाख रखे थे ना, वहाँ पे 98,000 करो तो, करो करो 98,000 करो। कैलकुलेटर लेके आना, बैग में रखना हमेशा, नहीं भूलेगा। जो 1 लाख यूज़ किया था ना हम लोग, उसकी जगह 98,000 यूज़ करो तो। हैं सेम कैसे आएगा वो? रूट ज़्यादा मार दिया सर, स्लाइड सा चेंज आएगा। 0.5 वापस। 2000 डिवाइडेड बाई 98,000, ये आ गया 1 2 3 4 -1 इंटू 100, 21.59, उसमें कितना 79 आ रहा है या 69? स्लाइड सा चेंजेस आएगा। आया कितना 19 कितना 59, और इससे पहले क्या आ रहा था 21.69, वो 2000 का डिफरेंस है। आगे बढ़े धीरे से या सभा भंग करे? सभा भंग, आगे बढ़े। अब करेंगे जर्नल एंट्री, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिंदास, कुछ नहीं सोचने का। अब जर्नल एंट्री है। कलकत्ता का ये, हाँ डेप्रिसिएशन मेथड तो पता चल गया, स्ट्रेट लाइन या फिर रिटेन डाउन। हाँ, अब क्या होगा ना, डेप्रिसिएशन जो करेंगे, एक डेप्रिसिएशन होता है जो डायरेक्टली एसेट के ऊपर में हम लोग चार्ज कर देंगे, ठीक है। पहला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एसेट ठीक है।
एसेट से हम लोग डायरेक्ट माइनस करेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, पहले तो आप लोग कैलकुलेट करोगे कि डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? पहले ये पता करना रिटर्न डाउन है या स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जर्नल एंट्री मारोगे। तो एक होगा जो डायरेक्टली एसेट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाएगा। जब एसेट के अगेंस्ट में डायरेक्टली चार्ज किया जाएगा मतलब कि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, और एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो एसेट डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में? डेबिट। एसेट का वैल्यू डेबिट में जाएगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू जब भी इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है वो डेबिट जाता है। क्रेडिट, ये लोग तो डेबिट बोल रहा है, वो अभी भी ध्यान नहीं दिया है। तो टू एसेट अकाउंट ये ना, और लगा क्या है मेरे ऊपर? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट, ठीक है। पहला जनरल एंट्री जब मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब बताओ, डेप्रिसिएशन लग गया, एसेट के साथ मैंने माइनस कर दिया। अब हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये एसेट है, मान लो एसेट का वैल्यू है 1,10,000, हाँ, और माइनस किया मैंने, ये डेप्रिसिएशन माइनस होगा ना, डेप्रिसिएशन 20,000 आ गया होगा, चलो 2,000। एसेट का वैल्यू कितना हुआ? 8,000। सोल्व हो गया? हाँ, हुआ? नहीं हुआ? सोल्व हुआ कि नहीं? हाँ, पीएल में किधर जाएगा? प्लस हो जाएगा। किधर? डेबिट में, डेबिट में जाएगा। नहीं पता, फाइनल अकाउंट नहीं किया था, फाइनल अकाउंट नहीं किया था, डेबिट में जाएगा। डेप्रिसिएशन ये डेबिट में भेजा, इसका सॉल्यूशन किया क्या? इसका तो ये मेरे पास है, एसेट क्रेडिट कर दिया था डेप्रिसिएशन, तो मैंने हटा दिया है। ये कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट डाला, इसका जर्नल एंट्री कौन मारेगा? इसका एक जर्नल एंट्री मारना पड़ेगा। दूसरा, अब क्या बोलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस तुम आ जाओ मेरे पास। सब नॉमिनल आइटम का मालिक कौन है? प्रॉफिट एंड लॉस। और ये अपना घर प्रॉफिट एंड लॉस को दे देगा, और मेरे को इसको हटाना है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विथ ₹2,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000। बस दो जर्नल एंट्री। किसमें? अगर डायरेक्टली मैं एसेट के साथ चार्ज कर रहा हूँ, डायरेक्ट एसेट के साथ मैं माइनस कर रहा हूँ, तो मेरा यही दो जर्नल एंट्री आएगा। एक डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। क्योंकि कोई भी नॉमिनल आइटम नेक्स्ट ईयर नहीं जा सकता, इसी साल मेरे को ख़त्म करना है। तो एसेट को तो मैं ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि वो रियल अकाउंट है, आगे बढ़ सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन नॉमिनल आइटम डेप्रिसिएशन आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता है ना, तो मुझे इसी साल ख़त्म करना पड़ेगा। कौन ख़त्म करवाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। वो अपना अंदर ले लेगा, तुम आ जाओ, तुम मेरा है। हाँ, क्रेडिट कर दिया, उसका वैल्यू खत्म, अब वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप पास ले लिया, आ जाओ तो मेरा है। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। और मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि आप लोग को जाके लेजर प्रैक्टिस नहीं करना, जर्नल एंट्री ही प्रैक्टिस करना है। लेजर प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट मत करना। जर्नल एंट्री, कोई भी क्वेश्चन हो उसका जर्नल एंट्री ही मारो, ठीक है। डेबिट में जा रहा है क्रेडिट में, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और क्वेश्चन भी आएगा डेबिट में जा रहा है या क्रेडिट में, अगर डेबिट में जा रहा है कितना अमाउंट जा रहा है, उसी टाइप से क्वेश्चन गिरेगा। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था ना,
प्रोविजन फॉर ये नाम सुना है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? अगर ये नहीं सुना होगा तो ये तो जरूर सुना होगा, एक्यूमुलेटेड ये तो सुना होगा ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जुड़ जुड़ के जा रहा है। एक स्टोरी सुनता है, मूड नहीं है क्या स्टोरी सुनने का? मूड स्टोरी सुनने का है, पढ़ने का नहीं है। हम लोग स्कूल जा रहे थे, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं टिकेगा कैलकुलेटर, दूसरा ले लेना। हाँ, उसका अंदर का वैन गॉग बाहर निकल रहा है, आर्टिस्ट वैन गॉग बनेगा, आर्टिस्ट है। और कौन सा ड्राइंग बनाएगा वो, टाइटैनिक वाला डूबता हुआ। हाँ सुनो ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होगा ना, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा ना वो हम लोग एसेट से माइनस नहीं करेंगे तब तक जब तक वो एसेट सेल ना हो जाए या फिर उसका वैल्यू, डेप्रिसिएशन का वैल्यू और एसेट का वैल्यू बराबर हो ना जाए। क्या समझा? कुछ नहीं समझा? बाउंसर फुस करके चला गया। अच्छा वाला स्टोरी बनाने के लिए टाइम लग जाता है, बकवास वाला तो बहुत जल्दी निकलता है, लेकिन यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन सब है ना, तो थोड़ा सा ऊपर से रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, दिक्कत तो है, सुधरना पड़ता है कभी कभार, हालत सुधार देता है। हाँ सुनो, अच्छा वाला स्टोरी, अच्छा बनाया जैसे तैसे, हाँ बड़ा मेहनत से, तो आप लोग प्रेस करना कि शाबाश। पापा को बोला पापा बाइक खरीद दो, लेडीज बोली स्कूटी, हाँ बुलेट। बुलेट चलाएगा आप लोग? हाँ सकेगा? मैं अपना चाबी दूंगा आप लोग को थोड़ा देर बाद, क्लास खत्म होने के बाद। आप लोग अकेले वो बुलेट को यहाँ से गेट तक लेके जाओगे बिना चलाए हुए, उसके बाद आप लोग जहाँ लेके जाना चाहो जा सकते हो। मैं चाबी नहीं दूंगा, हैंडल लॉक खोल दूंगा, आपको दे दूंगा, आप नीचे से गेट तक लेके जाओ बिना किसी का सपोर्ट का। नहीं, ये सिर्फ लेडीज के लिए। सुनो, पापा आपको बोला पापा बाइक खरीद देना है, ठीक है, तो पापा क्या बोले, ठीक है मैं बाइक खरीद देगा, बाइक खरीद देगा, लेकिन तुम्हारा पॉकेट मनी मैं काटूंगा, पॉकेट मनी से सेव करूंगा पैसा, और जब तक पैसा सेव ना हो, जब तक पैसा सेव ना हो तब तक मैं बाइक नहीं खरीदूंगा। पहला चीज़ क्या, आपको बाइक मिलने वाला है, ठीक है। आपने बोला यस, तो हर महीना आपका पॉकेट मनी से पापा पैसा सेव करते गए, बाइक आपको मिल गया,
लेकिन आपका पॉकेट मनी आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है? क्या नहीं आ रहा है? पॉकेट मनी। बाइक आ गया है, बाइक मेरे पास आ गया है, मैं बाइक बनाऊँ क्या? धूप मचा ले। मेरा अंदर का आर्टिस्ट बाहर आते समय आप लोग हंसता क्यों है इतना? बाइक, बाइक मिल गया, ठीक है। लेकिन ये बाइक खरीदने के बाद आपके हाथ में पॉकेट मनी नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। पापा सेव करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। एक टाइम के बाद आपको गुस्सा आ गया, पैसा दो। बेटा तो आखिर बेटा तो मैं ही हूँ, आपका संपत्ति में मेरा अधिकार है ना। पापा बोला ठीक है मैं पैसा देगा, लेकिन जितना पैसा मैं जमा किया है, जितना पैसा मैं जमा किया है वो हटा दूंगा, और उसके बाद जो पैसा बचा वो तू मेरे को पेमेंट करेगा। कुछ अमाउंट एक पापा जमा किए इधर से, प्लस करते करते मान लो 50,000 जमा हो चुका है, जमा हो चुका है। लेकिन आपके पास बाइक कितना का है? पकड़ लो 1 लाख का। 1 लाख है ना, 1 लाख तो दे दिए ना, आपके पास है ना। ये 50,000 माइनस किया जाएगा तो बाइक का और कितना प्राइस देना है? 50,000। ये जो जमा किए ना, ये कभी भी बाइक से माइनस किए क्या पापा? 95,000 हो गया इस महीना 90,000। 1 लाख का 1 लाख ही है ना। इसी तरीके से कंपनी का बुक में अगर बाइक खरीद लिया, कुछ भी गाड़ी खरीद लिया, उसका वैल्यू हमेशा 1 लाख ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस वो अपना पापा से जाके ना मांगे कि मेरा पैसा दो। अब मांग दिया पैसा, देना तो पड़ेगा। तो पापा टोटल जमा कितना किए थे? 50। अब इस 50 को माइनस कर दो, बाइक का प्राइस कितना बचा? 50। ये जो है ना, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब कि डेप्रिसिएशन हर महीना, हर साल, हर महीना हो रहा था, साल हो रहा था, लेकिन हम लोग माइनस नहीं कर रहे थे। अपने क्या कर रहे थे? उसको साइड में जमा करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। अब कब हम लोग इससे माइनस किए वैल्यू से? जब ये बाइक पापा को देके पैसा लेना है मेरे को, मतलब कि एट द टाइम ऑफ सेल, उसी टाइम ये आके यहाँ पे माइनस हुआ ना, ये सेल हो गया, 50,000 में सेल हुआ ना। इसका मतलब ये नहीं है कि 50,000 में ही सेल होगा, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अगर 40 में हुआ तो मेरा 10,000 का लॉस, और 60 में हुआ तो 20,000 का। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कभी भी एसेट के अगेंस्ट में माइनस नहीं करेंगे हम लोग, तब तक जब तक हम लोग इसको बेच न दे। ये ट्रीटमेंट है, एक कोई फॉर्मूला नहीं है, ट्रीटमेंट है कि हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्रोविजन अकाउंट क्रिएट करके। अब बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पैसा जमा होते जा रहा है ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। पर्सनल, नियन, नॉमिनल, रियल। अरे बताओ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल है क्या? कहीं पे बुक में लिखा है क्या? हाँ, नॉमिनल, 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 नॉमिनल। कौन कौन नॉमिनल है? हाथ उठाओ। आप नॉमिनल। हाँ, नॉमिनल बाहर तो जाएगा ही। हाँ, रियल, रियल है, नॉमिनल। आप रियल है क्या? अरे आंसर क्या है आपका? पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या है बताओ ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है? अरे ऑप्शन तो चूज करो कम से कम। इन लोग रियल, नॉमिनल, नॉमिनल ना, ये नॉमिनल, आप रियल।
रियल है कि नहीं? लॉक किया जाए? आप नॉमिनल, बताओ। दो पर्सनल भी हो सकता है, क्योंकि ये क्रिएट किया जा रहा है किसके कारण? डेप्रिसिएशन के कारण। दिमाग लगाओ ना उधर भी। मैं इसका बात कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट? ये तीनों का तीनों नॉमिनल में है, आप रियल में हैं, और आप रियल, और आप नॉमिनल, आप हाँ रियल। ओए लेडीज, क्या है बताओ? पर्से, रिले, नोमी, आप दोनों बताओ। उन लोग टाइम लगा रहे हैं। नॉमिनल, नॉमिनल, आप रियल। आप चार ही बचा है, फटाफट बोल दो। हाँ रियल। जो जो नॉमिनल बोला उन लोग ये सोचा है कि ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है उसीलिए। और जो जो रियल बोला उसका सोचने का तरीका क्या था? है डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो नॉमिनल है। मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बात कर रहा हूँ, वो रियल कैसे हुआ? आप लोग भी रियल है ना? हाँ, रियल कैसे हुआ बताओ? हाँ एसेट है। जनरल क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये एसेट है क्या? जनरल तो ये होगा, क्योंकि हम लोग को एसेट के अगेंस्ट पे चार्ज नहीं करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्रेडिट में क्रिएट हो गया। आप रियल कैसे? लाइबिलिटीज। मैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल का बात कर रहा हूँ, आप एसेट या लाइबिलिटी बोल रहे हैं। हाँ रियल में तो ऑल एसेट आता है एक्सेप्ट डेटर्स। आप लोग चारों का चारों रियल में था, आप नहीं था, वो अकेला फंसा दिया। देखा, सुनो ना, डेप्रिसिएशन तो नॉमिनल है, अपन हाथ उठा के बोल दिया, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा तो आप लोग नॉमिनल और रियल में गुम हो गया। एक बात बताओ, ये 50,000 जो जमा किया है वो किसका वैल्यू है? ये किसका पार्ट है? हाँ बाइक का। बाइक क्या है मेरे लिए? एसेट है। तो ये तो एसेट का एक टुकड़ा हो गया ना मेरा। एसेट का टुकड़ा, या मेरा खर्चा हो चुका है क्या? एसेट का एक टुकड़ा है ना मेरा, उसका वैल्यू मैं जमा करके रख रहा हूँ। तो अब बताओ ये कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट, नॉमिनल नहीं है। एसेट का एक टुकड़ा है ये, देखने जाए तो एसेट का पार्ट है एक, समझा? डेप्रिसिएशन ही नॉमिनल है, प्रोविजन नहीं, मत कर देना। एसेट से माइनस ही होगा एट द एंड जाके वो। अब समझ में आया? आगे बढ़ सकता है। कोई पूछ दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट, मुंह उठा के बोल देना रियल अकाउंट। ठीक है, जर्नलिटी देख ले। अब मेरे को तो एसेट के अगेंस्ट में चार्ज करना ही नहीं है, तो पहला जर्नलिटी क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पहला एंट्री। और दूसरा एंट्री, डेप्रिसिएशन को कौन बुला लेगा अपने पास? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ऐसे चलते रहेगा अनटिल एंड अनलेस सेल का टाइम आ जाए ना। सेल का टाइम आ गया, हाँ कितना साल बाद मेरे को पता नहीं, सेल का टाइम आया। दो एंट्री हम लोग को तो पता है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, और उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट एसेट के ऊपर चार्ज कर रहा था, डायरेक्ट एसेट लिख दे रहा था हम लोग। अब यहाँ में सेल के टाइम में आप जो वैल्यू जमा किया 50,000, वो माइनस किया था ना आप लोग, तो वो प्रोविजन को हटाऊंगा मैं। ये क्रेडिट में जमा हो रहा था ना, क्रेडिट में जमा हो रहा था। अब इसको हटाने के लिए मैं किधर लेके जाऊंगा? डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट। किससे हटाऊंगा? एसेट से। एसेट का दाम पहले, मेरा बाइक का कीमत कितना था?
50, 1 लाख, ये हटाने के बाद 50,000 आया ना, तो मैं कितना हटाया था 50, तभी तो 50,000 आया। अगर मेरे को यहाँ से हटाना है इस एसेट से, यहाँ से ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट मान लो कि 50,000 है, इसको मेरे को किससे माइनस करना है, एसेट से, तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट बनेगा। मैं एसेट से हटा दिया कितना 50, मान लो कि सेल प्राइस 40 या फिर 60,000 है, हाँ 40 या फिर 60,000 दोनों को रख के देखेंगे। सेल के टाइम में एक ये एंट्री होगा और एक सेल वाला एंट्री। अब मेरे हाथ से क्या जाएगा, एसेट, हाथ में क्या आएगा, पैसा, बैंक, डेबिट कितना, या तो 40 या तो 60, और मेरा एसेट का वैल्यू कितना है 50, एसेट तो 50 है ना मेरा, उससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता। अब बताओ अगर 40,000 हुआ तो मेरे को फायदा हुआ या नुकसान, नुकसान ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस बोलेगा आ जाओ मेरे पास, तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस बैठ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितना 10,000। लेकिन अगर वही 60,000 हो गया तो मेरे को फायदा हो जाएगा कितना का 10,000 का। देखो ये बैलेंसिंग फिगर है, हाँ ये मैं ये दोनों पॉइंट को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ। नुकसान हुआ तो डेबिट साइड में चला जाएगा और फायदा हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 10,000। सिंपल, बिल्कुल सिंपल ना, भैया हार्ड लगा। समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं बताओ, ये चीज़ समझा और ये स्टोरी समझा, बाइक का पैसा जमा कर रहा था वो समझ गया ना। अब वो जो बाइक का पैसा जमा कर रहा था उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि 50,000 मेरे को हटाना है, क्योंकि पापा, हाँ बेचने के टाइम, लेकिन पूरा जब तक बेचूंगा नहीं तब तक प्रोविजन वाला जिंदा होगा और डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रोविजन जिंदा होगा, डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, उसी तरीके से चलेगा। लेकिन सेल के टाइम में फिर 2 एंट्री बढ़ जाएगा मेरा। बस क्या होगा, एक प्रोविजन को मेरे को हटाना है जो 50,000 पापा जमा करके रखे हैं, किससे, बाइक से, तो बाइक का वैल्यू कितना कम गया 50,000, और कितना देना था मेरे को 50,000, तो एसेट का वैल्यू 50,000, मैंने बेचा कितना में, या तो 40 में या तो 60 में, तो बैंक में तो पैसा आएगा डेबिट, या तो 40 आएगा या तो 60। अगर 40 आया तो मेरा 10,000 का नुकसान, लेकिन 60 आया तो 10,000 का फायदा। समझा? सेल के टाइम में ये एंट्री कंप्लीट होने के बाद ही सेल शुरू होगा। ज़्यादा इलस्ट्रेशन नहीं है, 7-8 के आसपास इलस्ट्रेशन है, ठीक है। फॉर्मेट बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस जर्नल एंट्री में खेलो। जैसे अभी हम लोग जर्नल एंट्री सीखे ना, बस जर्नल एंट्री सीखो, प्रैक्टिस करो, वो फॉर्मेट को देख के अगर रॉन्ग हो जा रहा है तो फॉर्मेट देख लो कि कहाँ पे क्या डाला हुआ है, फिर डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, वो आइडिया लगा लेना। लेकिन सोल्व करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है आप लोग के लिए, बस एंट्री मारते रहना बार बार क्वेश्चन को देख के कि वो आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना ही कह के मैं कर देता हूँ बाय बाय, टाटा। और मंडे को बेड डेप का क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा का सारा होमवर्क 104 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, सारा का सारा हो जाना चाहिए। एमसीक्यू, उसके बाद फिर बीच में टाइम मिलेगा, ट्रू फॉल्स कर लेना। ट्रू फॉल्स करने का भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आज ही का दिन और कल का दिन ही बचा है ना, तो ट्रू फॉल्स को भी मत डाल दो उसमें, उसको बाद में होमवर्क कर लेना। लेकिन अभी 104 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए मंडे को। ऑनलाइन वाला सुन लो, ताकि डाउट होगा तो मेरे से पूछ सको, क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट होने को है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। Yes, sir. Bye, sir.